हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MSG 12 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इसके कुछ अंशों को हम अपने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौथा अंश है, उसके बाद वह रोज की तरह बाजार भी गए थे। हालांकि सवेरे लड़का नौकर के साथ बाजार जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आता है, मगर जब लड़के ऑफिस चले जाते हैं तो अविनाश एक बार फिर फटाफट बाजार घूमने निकल जाते और कुछ ना कुछ अखाद्य चीज़ लाकर हाजिर कर देते, जिसे वह सब छूते भी नहीं। थोड़ा पुई साग, मुखी कचू, मोरला पुट्टी, ये सब चीज़ें भला कोई आदमी खाता है? नहीं खाता तो फिर बाजार में बिकती क्यों है? छोड़ो, कोई खाए ना खाए, अविनाश ये सब अकेले खाएंगे। आजकल वह शैलबाला को समझाते रहते हैं कि ये सब चीज़ें खाने से आदमी की सेहत ठीक रहती है, मगर उन्हें तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही ना हो। फैशन परस्त बेटे बहुओं की बातों पर ज्यादा ध्यान देती है, मगर अविनाश को उनके इस तरह अपनी बातें अनसुनी चले जाने का गम नहीं है। आज बहू के सामने ही उन्होंने खूब सारी चच्चड़ी खाई। इस अंश के संदर्भ को देखें तो प्रस्तुत गद्यांश बंगला की प्रमुख कहानीकार आशापूर्णा देवी की कहानी अपने लिए शोकगीत से लिया गया है। अपने लिए शोकगीत अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड आदमी अविनाश की कहानी है। अविनाश के परिवार के बच्चे, बहू, पोते पोती सब हैं, मगर अविनाश को लगता है कि वह अपने घर में अप्रासंगिक हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। इस कहानी में मनुष्य के मन की भीतरी परतों को कुरेदने पहचानने की कोशिश की गई है। अवकाश ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में एक तरह का खालीपन आ जाता है। वह खुद को अकेला और कमज़ोर समझने लगता है। उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बातें नहीं मानते, उनसे कोई सलाह नहीं लेते, उनकी बातों को अहमियत नहीं देते। यह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति की आदतों में बदलाव आता है। इस कहानी में अविनाश में यह मनोवैज्ञानिक लक्षण सहज ही देखे जा सकते हैं। इस अंश की व्याख्या देखें। रिटायर होने के बाद अविनाश अपने खाली समय को बिताने और परिवार के साथ अपना अकेलापन बांटने के लिए बड़े लड़के के बाजार से सारा सामान लाने के बाद भी फिर बाजार जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हालांकि घर में ये चीज़ें और किसी को पसंद नहीं थी। घर के लोगों द्वारा ये चीज़ें ना खाने पर वह सोचते हैं कि यदि लोगों को पसंद नहीं तो ये चीज़ें बाजार में बिकती क्यों हैं। वह अपनी पत्नी को तर्क से समझाते हैं और अपने आप को
सही ठहराने का प्रयास करते हैं, किंतु उनकी पत्नी उनकी अपेक्षा बेटे बहुओं की बात पर ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि वह आज के समय के अनुसार चलते हैं। पत्नी द्वारा अपेक्षित होने पर अविनाश को पत्नी की उपेक्षा से दुख नहीं होता। अपने को सही साबित करने के लिए अविनाश बहू के सामने खूब सारी चच्चड़ी खाते हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें तो स्वयं को सही ठहराने एवं दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की मानव प्रवृत्ति को दिखाया गया है। दूसरा, व्यक्ति बूढ़ा और सेवानिवृत्त होने पर भी सम्मान एवं अटेंशन चाहता है, इस बात की अभिव्यक्ति है। तीसरा, भाषा बोलचाल की एवं सरल है। और चौथा, हिंदी के साथ तत्सम एवं उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है। पांचवा अंश देखें। हमारे गांवों में बगीचे ऐसे नहीं होते। बगीचा कहीं और, मकान कहीं होता है। इतना बड़ा बगीचा किसी के पास हो तो एक पूरा का पूरा घर मजे से गुजारा कर सकता है। लकड़ी, डंठल, घास पत्ते और मौसम में फल फूल, हर चीज का दाम मिलता है। लेकिन बगीचा संभालने में वहाँ बहुत खर्च होता है। ये आदमी सवेरे से शाम तक बदन ना तोड़े तो इतने बड़े बगीचे का काम नहीं कर सकते। तविटम्मा ने कहा। इस अंश के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत गद्यांश तेलुगु के वरिष्ठ कथाकार कालीपट्टनम राघव की कहानी प्राणधारा से लिया गया है। प्रकृति ने अपने संसाधन सभी के लिए समान रूप से प्रदान किए हैं, किंतु पूंजीवादी युग में कुछ थोड़े लोगों ने प्रकृति के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जिससे संपूर्ण विश्व में असमानता उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि हवा, पानी और भोजन भी गरीब व कमजोर लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। प्राणधारा कहानी में पानी के असम वितरण की समस्या को उठाया गया है। यहाँ पानी को समस्त सामाजिक संसाधनों का मूल मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि के असमान वितरण की समस्या पर विचार कर सकते हैं। इस अंश की व्याख्या देखें। प्रस्तुत गद्यांश में भी इसी असमानता का जिक्र है, जिसमें पूंजीपति के पास बाग बगीचे सौंदर्य के लिए, वही गरीब वर्ग ऐसे बाग बगीचों को देखकर आश्चर्य करने के साथ इनमें अपनी आजीविका का साधन खोजते हैं। इसी स्थिति को लेखक ने राव के बंगले पर पहुंची बस्ती की स्त्रियों के माध्यम से राव के बंगले की शोभा बढ़ाने वाले बाग बगीचों के द्वारा उजागर किया है। छठा अंश देखें। अबे क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है। क्या बात है? अरे किसने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा करने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा ले। हाँ, वह बहुत जरूरी है। मुदलियार चिल्लाए। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब देकर विनायक काम में मशगूल हो गया। चाहे रात हो जाए, आज उसे पूरा करना ही है। मुदलियार का हुक्म। घड़ी में 3 बज गए। छप गए निमंत्रण पत्र के मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया।
अब अभिनंदन पत्र का काम शुरू करना है। हाथ मुस्तैदी से काम पर लगे थे। मन अपने लिए एक विवाह लग्न पत्रिका छपने के शुभ दिन के चिंतन में लीन था। इस अंश के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत अवतरण तमिल कहानीकार दंडपाणि जयकांत की कहानी ट्रेडिल से लिया गया है। दंडपाणि ट्रेडिल कहानी में छापे खाने का जीवन चित्रित करते हैं। ट्रेडिल वह मशीन है जिसे पांव की सहायता से चलाया जाता है। इसका प्रयोग छोटे शहरों या कस्बों में ज़्यादा होता है। पांव से चलाई जाने वाली इस मशीन से छपाई का काम होता है। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे कहानीकार प्रेस, सामग्री, मशीन छपकर आने से पहले की स्थितियों से परिचित करा रहा हो, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और है। यंत्रवत होते मानव जीवन बढ़ती संवेदनशीलता और त्रासदी को दिखाता है। ट्रेडिल कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंधों में लगाव भी है और तनाव भी, शोषण है और अपमान भी। इस प्रश्न के संबंध में पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करना कहानीकार का उद्देश्य है। 60 के दशक में पूंजी का प्रवेश हो रहा था, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से संवेदनशीलता और आत्मीयता अभी भी जीवित है। इसे कहानीकार ने प्रेस के मालिक और विनायक मूर्ति के संदर्भों द्वारा जताया है। विनायक मूर्ति को एक दिन मजाक सूझता है तो वह दिए गए काम के बदले वह दूसरा काम करने लगता है तो मालिक चिल्लाता है और कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें मालिक कहता है कि जो काम कहा गया है उसके बदले दूसरा काम क्यों कर रहा है। आजकल तू उल्टा सीधा काम करता है, तेरा ध्यान काम में नहीं है। तुझे निमंत्रण पत्र का काम पूरा होने के बाद अभिनंदन पत्र का काम करने को कहा था और तू डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। मालिक की डांट सुनकर विनायक मूर्ति अच्छा मालिक कहकर काम में लग जाता है। मालिक के हुक्म को उसने हर हाल में पूरा करना होता है, चाहे देर रात तक काम क्यों ना करना पड़े। रात को 3 बजे तक वह काम करता रहता है। निमंत्रण पत्र का काम करते समय उसका मन अपनी शादी के दिन की खुशी में रम जाता है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि मालिक नौकर पर वेतन के बदले अपना पूरा हक समझता है। वह चाहता है कि चाहे ज़्यादा देर तक भी काम करना पड़े, तब भी नौकर को हर हाल में काम पूरा करना है। नौकर भी अपनी वफादारी दिखाते हुए काम पूरा करता है। अंतिम पंक्तियों में लेखक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि दुख तकलीफों के बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेना मजदूर वर्ग की विशेषता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।